हेलो एवरीवन, माय नेम इज निवेश कश्यप। आई एम स्टूडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इस वीडियो में बात करूंगा कि सीएपीएफ का जो प्रिपरेशन है आपको किस तरीके से करना है। और मेरे साथ हैं प्रशांत कुमार। इन्होंने 2 बार एग्जाम को क्रैक किया है, 2021 में और 2022 में। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई की और इनकी स्ट्रैटेजी क्या रही, कितना टाइम लगता है, बुक सोर्सेज कौन कौन से थे। तो स्टार्ट करता हूँ। तो प्रशांत, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि आपका जो प्रिपरेशन जर्नी था कब स्टार्ट किया था आपने? First of all, I would like to say hi to all the viewers. Good afternoon. My name is Prashant Kumar. I did my primary education from Sainik School Balachadi and graduation from Delhi University and completed my masters from JNU in international relations. And now I am pursuing for my civil services examination. So I would like to say that इस एग्ज़ाम के बारे में बताने की कोशिश करूँगा जो हमारे जैसे ही स्टूडेंट्स आप लोग भी होंगे वो काफ़ी हेल्पफुल हो आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आपने जो प्रिपरेशन स्टार्ट किया वो कितने महीने पहले किया है? 1 साल किया आपने? मतलब कितना ड्यूरेशन लगता है इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में? आप एक डिटेल में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। इस एग्ज़ाम का मैं तैयारी ऑलमोस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन में चालू कर दिया था, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि थोड़े दिनों में ही हो सकता है, आपको बहुत सारे टाइम इसमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर एनी यूपीएससी एग्जामिनेशन। So basically I started from very basic things, reading all the newspapers, और मैंने एनसीईआरटी को अपना एज ए बेसिस ही मान के चला था। तो आइडियली कहने का मतलब है कि 8 to 12 मंथ्स का टाइम इसमें लग सकता है, मतलब आप अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो। ओके, श्योर। अच्छा, तो फिर उसके बाद आता है कि मतलब आपका क्या यूपीए मतलब सीएपीएफ के अलावा भी आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं? मतलब या सीएससी की बात कर ले या सीडीएस की बात कर लें, इस तरीके से तो आप स्टूडेंट को बता सकते हैं। एक्चुअली मेरा मेन फोकस है यूपीएससी एग्जामिनेशन। इन बिटवीन आई गिवन माय यूपीएससी सीएससी आल्सो। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट क्वालिफाई फॉर दैट एग्जाम, बट मैंने 2 बार यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम दिया है, उसमें दोनों बार सफलता हुआ है। पिछले का मेरा इंटरव्यू अभी रुका हुआ है ड्यू टू, आप लोगों को पता होगा कि हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के कारण इंटरव्यू अभी रुका हुआ है। और मेरा इस बार का 2022 का ये फिजिकल होने वाला है नेक्स्ट मंथ। सो मैं बताने का कोशिश यही करता हूँ कि आप काफ़ी सिमिलरिटीज़ होती हैं यूपीएससी के हर एक एग्जामिनेशन में। ऑलमोस्ट सारे सिलेबस सेम होते हैं। जस्ट यू नीड टू change the strategy and approach towards the examination according to the CSC or CAPF or any other examination. There is some, mostly there is commonality, but you have to change something strategy in all different examinations. तो जनरली क्या होता है, बच्चों का एक काफ़ी सवाल रहता है कि क्या सिर्फ वही लोग क्वालिफाई करते हैं एग्जाम जो सीएससी का पेपर देते हैं, इट मीन्स कि आईएएस का जो पेपर देते हैं, क्या सिर्फ उसी क्वालिफाई कर सकते हैं? या ये भी हो सकता है कि जो कभी कभी क्या होता है सीडीएस एफकैट जैसे भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और वो अपना एक रखते हैं मतलब एक टारगेट कि वो सीएपीएफ में भी अपीयर हो सकते हैं। तो क्या उन बच्चों के लिए सेम स्ट्रेटेजी होती है या फिर उनके लिए कुछ अलग है? क्योंकि जैसा कि बता दूं आपको, इन्होंने सीडीएस एग्जाम भी 3 से 4 बार क्वालिफाई किया है, तो इनका भी एक्सपीरियंस है, तो आप इनसे बेहतर जान सकते हैं। ऐसा बिल्कुल कहना गलत होगा कि जो केवल यूपीएससी सीएससी मीन्स सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं उन्हीं का एग्जाम केवल क्वालिफाई होगा। बिकॉज मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हर एक एग्जामिनेशन का कुछ पैटर्न अलग होता है और हर एक एग्जामिनेशन का स्ट्रेटजी भी अलग होता है। सो सीएपीएफ वाले करने के लिए वो नॉर्मल बैकग्राउंड से भी जो आएंगे उनका भी एग्जामिनेशन बिल्कुल क्लियर हो सकता है। बिकॉज मैं डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, तो अभी तक का मेरा सारा का सारा स्ट्रेटजी था सीडीएस एग्जामिनेशन को लेकर ही। और मैं मानता हूँ कि सीडीएस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन ही मेरा मेन सक्सेस का कारण है सीएपीएफ का ही। तो मैं बात करता हूँ बुक लिस्ट के बारे में। जैसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि बुक लिस्ट कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बुक लिस्ट होता है जो वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन जैसे कि जो लोग एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं उनसे एक बार एक्सपीरियंस जानना होता है, क्योंकि बेस जो होता है ना वो सभी का एक होता है। हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, लेकिन जो मटेरियल होता है, सब्जेक्ट होता है, टॉपिक होता है, वो सब एक जैसा ही पढ़ते हैं। तो मैं प्रशांत से पूछना चाहता हूँ कि आपने कौन कौन सा बुक मतलब अपने प्रिपरेशन के टाइम पे यूज़ किया? मैं सब्जेक्ट वाइज जैसे आपसे पूछूंगा, आप उसका मतलब आप दे सकते हैं रेफरेंस, एक से ज़्यादा हो तो वही बता सकते हैं। मैं इसमें पहले बताना चाहता हूँ कि मेरा काफ़ी स्ट्रेटजी टुवर्ड्स एनी एग्जामिनेशन काफ़ी डिफरेंट होता है। मैं काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेज ही लेके चलता हूँ। आपको मार्केट में बहुत सारे सुनने को मिलते होंगे, ये फॉलो करो वो फॉलो करो, लेकिन मेरा कुछ बेसिक ही बुक्स है। बाकी मेरा सारा का सारा बेस्ड और मेरा स्ट्रेटजी और मेरा एक्सपीरियंस है एग्जामिनेशन क्लियर करने का, वो है थ्रू द एक्सप्लोरेशन और सेल्फ रिसर्च। मेरा कुछ बेसिक्स बुक्स हैं, बाकी सारे का सारा मेरा रिसर्च वर्क्स है। इसी के कारण मेरा सारे सक्सेस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5 बुक को पढ़ने से बेहतर है कि एक बुक को आप 5 बार पढ़ो। जरूर जरूर। यस।
तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जैसे पॉलिटी से शुरुआत करते हैं, तो पॉलिटी के लिए आपने कौन सा रेफरेंस बुक यूज़ किया या मतलब क्या रिसोर्सेज आपने यूज़ किया वो आप बता सकते हैं। पॉलिटी के लिए जैसे सभी लोग शुरुआत करते हैं, मैं पहले बैकग्राउंड मेरा रह चुका है इसका सीएससी प्रिपरेशन का, तो मैं पहले आई सजेस्ट यू गाइज टू प्लीज फॉलो एनसीईआरटीज ओनली 11th क्लास एंड 12th क्लास। इसके कारण है कि आपका बेस बहुत अच्छा हो जाएगा। आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर लक्ष्मीकांत एंड ड्यू टू द सम रीजंस और आज के नेचर्स एग्जामिनेशन का नेचर्स देखते हुए आई सजेस्ट कि यू मस्ट मूव फॉरवर्ड बियॉन्ड द लक्ष्मीकांत, बिकॉज रीजन इज दैट एग्जामिनेशन का जो है क्वेश्चन पैटर्न का उसका लैंग्वेज पकड़ना बहुत जरूरी है। लक्ष्मीकांत में काफी सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करके दिया गया, इट इज गुड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बट टू कैप्चर द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चंस यू मस्ट गो फॉर अनदर रिसोर्सेज। तो इसके कारण माई सजेशन इज दैट यू गो फॉर लक्ष्मीकांत, नो डाउट इट इज द बेसिस, बट यू मस्ट कैरी द ओरिजिनल। वी इन सेंस वी से कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स कि जो रियल में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ मतलब है उसका इंटरप्रिटेशन भी आपको देख के जाना है क्योंकि आजकल जो है एनालिटिकल बेसिस पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जामिनेशन में। जो स्टैटिक पहले आता था कि आर्टिकल से सीधा पूछ लिया या प्रेसिडेंट का टेन्योर पूछ लिया, उस तरीके के क्वेश्चन अब नहीं आ रहे हैं। आप काफी प्रॉब्लम में हो सकते हैं बिकॉज आपको पता भी होगा आंसर्स, लेकिन ड्यू टू द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन आप उसको नहीं सही कर पाएंगे, और उस लैंग्वेज को पकड़ने के लिए आपको रियल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना ही पड़ेगा। इट मींस कि बेयर एक्ट का रेफरेंस आप रेफरेंस ले सकते हैं। तो पॉलिटी के लिए हो गया लक्ष्मीकांत। बेसिक से आप शुरू करना चाहते हो तो एनसीईआरटी से शुरू करो, उसके बाद लक्ष्मीकांत जो एक बेसिक बुक है उसको आप पढ़ना, और थोड़ा सा आप बेयर एक्ट का रेफरेंस ले सकते हैं कुछ जो टेक्निकल टर्म्स है उसको समझने के लिए। और आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग, प्लीज गो फॉर न्यूज़पेपर बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ही आएंगे बट दे विल आस्क फॉर द सब्जेक्टिव अबाउट द करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में टच में रहोगे तो आपका हर एक हमेशा रिवीजन होते रहेगा। करंट अफेयर्स इज अबाउट, न्यूज़पेपर इज अबाउट रिवीजन ओनली। लोग जस्ट न्यूज़पेपर को इसलिए नहीं पढ़े कि ये जस्ट डेली काम करंट अफेयर्स कर रहे हैं। न्यूज़पेपर इज अबाउट योर रिवीजन ऑल्सो, बिकॉज एक ही चीज न्यूज़पेपर में ऑलमोस्ट 1 महीने तक वो सर्कुलेट करती है, और ऐसा आप मान के चलिए कि वो 1 महीने तक सर्कुलेट कर रही है, तो आपका 1 महीने वही टॉपिक रिवाइज हो रहा है डेली। और आप यदि न्यूज़पेपर फॉलो करते रहेंगे तो आपका डेली हर एक टॉपिक वाइज रिवाइज होते रहेगा। तो कहने का मतलब ये हो कि स्टैटिक पॉइंट्स को कवर करते हो, आपको डायनामिकली भी कवर करना है चीजों को। जरूर आजकल हर एक क्वेश्चंस एनालिटिकल व्यू में पूछा जा रहा है। ये बहुत पैटर्न चेंज हो चुका है आजकल। सीडीएस का भी, सीएपीएफ का भी, वो दे आर नॉट गोना टू आस्क वेरी स्ट्रेट वे, दे वांट टू आस्क व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द क्वेश्चंस, कि इसका आप कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं डेली रियल लाइफ में, और वो आपको न्यूज़पेपर के थ्रू ही पता चलेगा। तो जैसा कि न्यूज़पेपर की बात आपने की, तो क्या न्यूज़पेपर सिर्फ इसी सब्जेक्ट के लिए करना होता है या हर एक सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है? हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको न्यूज़पेपर में आई से कि 2 थिंग बहुत आपका डिटेल्स में कवर हो जाएगा। एक इन्वायरमेंट, जो कि आज के समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो चुका है इन्वायरमेंट, और आपका पॉलिटिकल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आई सजेस्ट कि आप पहले शुरुआत करें किसी न्यूज़ चैनल वाले से, ये नहीं कि डेली का आप पूरा समय न्यूज़पेपर में ही लगा दें। आपको प्रिसाइसली उस न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ना होगा, आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना होगा, और उसको पता होने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रेफरेंस जरूर लेना चाहिए। तो जैसे कुछ लोग न्यूज़पेपर में 1, 2 घंटा, 3 घंटा भी मतलब कंज्यूम करते हैं, तो क्या ये सही तरीका है या फिर उसको कम टाइम देना चाहिए? इस पे आप कुछ। शुरुआत में आपको तो समय लगेगा ही, शुरुआत में आपको लैंग्वेज पकड़ने में, शुरुआत में आपको पता लगाने में विच पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर इज इम्पोर्टेंट फॉर माई सिलेबस, उसमें आपको शुरुआती दौर में 2-3 घंटे लगेंगे। इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मली सबके साथ होता है। इट इज़ द इन्वेस्टमेंट विच विल गिव यू वेरी मच डिविडेंड इन लॉन्गर टर्म। उसके बाद आपको खुद रियलाइज होने लगेगा कि विच पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर इज इम्पॉर्टेंट, एंड नाउ इट इज इट्स वेरी इजी। आई सजेस्ट रैदर फॉलोइंग द हिंदू, यू शुड गो फॉर द इंडियन एक्सप्रेस, बिकॉज जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो एक्सप्लेन्ड में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्स में दिया होता है। हाँ, तो जैसे कि पॉलिटी की बात हो गई, तो हिस्ट्री के लिए जनरली क्या होता है कि पहले ऐसा ट्रेंड रहा है कि एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आया करता था, मिडिवल से नहीं, सिर्फ मॉडर्न पढ़ के चले जाते तो काम हो जाता था। तो क्या अभी ये ट्रेंड मतलब बरकरार है? क्या सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाना मतलब सही स्ट्रैटेजी एग्जाम में, या आपको दोनों हर एक चीज़ कवर करके जाना है? क्योंकि काफ़ी मतलब क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का, तो इस पर आप बता सकते हैं।
ये तो क्वेश्चंस का पैटर्न जो है वो स्टूडेंट खुद डिसाइड कर सकते हैं, बिकॉज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मॉडर्न का काफ़ी रेफरेंस और काफ़ी इंपॉर्टेंस कम हो चुका है। आपको एनसीएंट के लिए जाना ही पड़ेगा, और ड्यू टू द रीडिंग द नेचर्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री और ड्यू टू द न्यूज़पेपर में आप देखे होंगे कि हर एक बार जो हमारे एंशिएंट वाले हैं उस पर ही काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं न्यूज़पेपर में, काफ़ी दे आर सर्कुलेटिंग फ्रीक्वेंटली, ऐसा पहले नहीं होता था। तो एक तो है कि आपको न्यूज़पेपर से ये पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंस है, और आजकल हिस्टोरिकल बातें ज़्यादा हो रही हैं, मीन्स की डिस्कोर्स, और इंडिया में डिस्कोर्स चल रहा है कि हिस्टोरिकल चीज़ों पे कौन गलत था कौन सही था, तो इससे आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैं रेफर करूंगा कि मॉडर्न को एज यूजुअली कि ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं मॉडर्न, लेकिन टू क्रैक एग्जामिनेशन एंशिएंट हिस्ट्री इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और एंशिएंट हिस्ट्री आप नहीं पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल समझिए यू आर गोइंग आउट ऑफ द रेस। तो सबसे क्या बता सकते हैं कि जो आपका हिस्ट्री का सोर्सेस है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री हो, एंशिएंट हो या फिर मिडाइवल हो, तो आपने कौन कौन सा रिसोर्स को यूज़ किया था, कौन सा बुक आपने रेफरेंस के लिए यूज़ किया था, आप बता सकते हैं? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मेरा काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेस रहा है, तो मैं एनसीईआरटी फॉलो किया हूँ, और नाउ द सीइंग करेंट सिनारियो थीम्स आ चुके हैं। और मैं प्रीफर करूंगा कि लोग बोलते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने के लिए यू मस्ट गो फॉर न्यू एनसीईआरटी जो न्यू थीम आया, क्योंकि न्यू लाया ही गया है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। और इस बार का मेरा जितने 18-19 क्वेश्चंस आए थे वो मेरा हर एक मार्क किया हुआ है एनसीईआरटी में थीम से, वहीं से डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हुए हैं। और मैं सजेस्ट कि आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको बहुत प्रिसाइसली डिटेल्स में पढ़ना होगा। यदि आपको नहीं समझ में आए तो यू गो फॉर इंटरनेट, रिसर्च करें उस पर, तभी आगे बढ़े। दिस इज द मेन मोटिव ऑफ योर सक्सेस, मेन रीजन फॉर योर सक्सेस। तो जैसे थीम्स पार्ट 1, 2, 3 जैसे एंशिएंट के लिए हो गया, मिडिवल के लिए और मॉडर्न के लिए हो गया, मतलब थीम्स पार्ट का है। लेकिन जैसे अभी भी कुछ लोग जो है पहले से स्पेक्ट्रम यूज़ करते हैं, तो क्या स्पेक्ट्रम यूज़ करना सही है या फिर दोनों को मतलब मिला के यूज़ करना सही है? इस पर क्या कहना है आपको? स्पेक्ट्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बस बताना चाहता हूँ कि लोग पहले केवल मॉडर्न को इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन आजकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एंशिएंट से आ रहे हैं, और ऐसा होता है कि दिस विल बी योर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, बिकॉज सारे के सारे ऑलमोस्ट एवरीवन इन द रेस इज स्टडिंग ओनली spectrum only. No one is focusing or giving more importance to the ancient. Here you can create difference. You go for ancient in very details. वहाँ से आप, और ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यदि आप एक एक लाइन पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ एंशिएंट से, बस बिकॉज रीजन की स्टूडेंट्स पढ़ना ही नहीं चाहते एंशिएंट और बोलते हैं कि बहुत पेपर हार्ड आया था। मेरे इस बार का 11 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आए थे एंशिएंट से, और डायरेक्टली मेरा थीम का पार्ट 1 से सारे के सारे मैच्ड हैं। तो अच्छा, जैसे कि हिस्ट्री की बात हो गई, पॉलिटी की बात हो गई, तो आते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी का मतलब आपका अप्रोच कैसा रहा, आपका क्या स्ट्रेटजी रहा, आपने कौन सा बुक यूज़ किया ज्योग्राफी के लिए, और मैप वर्क कितना इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में? क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन मैप वर्क जो होता है हम छोड़ देते हैं, तो उसका क्या रोल है एग्जामिनेशन में? और ये जनरली कहा जाता है कि ज्योग्राफी जो है स्कोरिंग है कंपेरेटिव टू हिस्ट्री की बात करें, तो ज्योग्राफी क्या है कि आप मतलब पढ़ के जाओगे तो एक्यूरेसी जो आपके जो है मतलब सही होने का चांस हो ज़्यादा होता है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं कहना चाहूँगा जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो आपको कभी भी एज ए स्टूडेंट लेमन टर्म हम लोग बोलते हैं कि धोखा नहीं देगा। जियोग्राफी आपके साथ हमेशा रहेगा। जियोग्राफी के लिए और वेरी बेसिक लिमिटेड सोर्स हैं, आप 11th-12th की एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, और हमेशा अपने साथ एटलस तो रखना जरूरी है। मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप यदि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या किसी भी चीज़ का कोई भी बुक्स पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री पढ़िए या कुछ भी पढ़िए, एंशिएंट रखना, ये एटलस रखना बहुत ज़रूरी है। इसके कारण है कि आपका इमेज बनता है माइंड में, और वो हेल्प करता है आपको रिमेंबर करने में। ज्योग्राफी के लिए मैं बोलूँगा कि बेसिकली 11th-12th का एनसीईआरटी और ह्यूमन हिस्ट्री बिल्कुल ही पढ़ें, ह्यूमन ज्योग्राफी बिल्कुल पढ़ें। और आप यदि ये सब कंप्लीट हो जाए तो आई वुड सजेस्ट कि यदि आपके पास टाइम बचे तो पीएमएफ आईएएस का बहुत ही अच्छे तरीके से, उसमें एक रिवीजन के लिए ही आती है बुक्स, उसका रेफरेंस जरूर ले। पीएमएफ आईएएस का मैं एक बार और दोहराना चाहता हूँ, पीएमएफ आईएएस का। हाँ, जैसे कि हिस्ट्री की बात हो गई, पॉलिटी की बात हो गई, ज्योग्राफी की बात हो गई, तो हम आते हैं इकोनॉमिक्स पे। जनरली क्या होता है, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री के बाद ऐसा एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है जो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन है इसको छोड़ देते हैं। तो इस पर क्या है, क्या मतलब छोड़ के जाना सही है आज के डेट में, या अगर नहीं तो कौन सा बुक यूज़ करना चाहिए? ठीक, और आपका क्या रेफरेंस रहा है?
जैसा सर ने बताया कि काफ़ी बच्चे छोड़ के जाते हैं, ये मेरा भी प्रॉब्लम था। मैं भी इकोनॉमिक्स को इम्पोर्टेंस नहीं देता था, लेकिन आफ्टर रिसर्चिंग कि इकोनॉमिक्स से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, जस्ट स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहते हैं तो वो छोड़ के चले जाते हैं और इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। मेरा भी एक गलती है, मैं भी इसमें गलती दोहराया हूँ। लेकिन आपको लॉन्गर टर्म में इन द कम्पिटिटिव वर्ल्ड आपको यदि कहीं भी डिफरेंस क्रिएट करना है, बाकी सब तो वही पढ़ते ही हैं, यदि आप वही पढ़ेंगे तो आप डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाएंगे। आपको इकोनॉमिक्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और इकोनॉमिक्स कुछ ऐसा नहीं है, बहुत इजी है, क्योंकि आफ्टर गिविंग एग्जाम आई रियलाइज कि सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली आते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा बस कहना है कि आप एनसीईआरटी फॉलो करें, और विजन आईएएस का एक मंथली करंट अफेयर्स आता है, आप उसका भी रेफरेंस ले सकते हैं। तो सबसे बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस एग्जाम का, वो है जनरल साइंस, जो कि सबसे मैक्सिमम नंबर कैरी करता है इस एग्जामिनेशन में। तो क्या इसका क्या अप्रोच होना चाहिए, इसका रिसोर्स क्या होना चाहिए? क्योंकि काफ़ी बच्चों को क्या होता है, कोई बोलता है कि 6 to 10, कोई 9 10, कुछ लोग बोलते हैं कि 11 12 का सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ के भी जाओ। तो इस पे मतलब क्या अप्रोच रहा है, और इसको तो आप छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 25 to 30 क्वेश्चन आपको इस सब्जेक्ट से देखने को डायरेक्टली मिलेंगे, और जो कि मतलब स्कोरिंग होता है। अगर ज्योग्राफी के बाद कोई आप इजीली स्कोर कर सकते हो तो साइंस, मेरे अकॉर्डिंग साइंस है। तो आप इस पे बता दें। जरूर जरूर, सबका यही एक बेनिफिट पॉइंट है, और इसी में स्कोर करेंगे। यदि आप इस जनरल साइंस में पीछे रह गए तो यू आर आउट ऑफ रेस। जनरल साइंस है कि आप स्कोर कर सकते हैं, और जनरल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सक्सेस में, बिकॉज इसमें जो 28 से 30 क्वेश्चंस आते हैं वो आप श्योर शॉट 28 के 28 सही करके आएंगे। और इसमें कुछ ये बड़ी बात नहीं है, आप जस्ट 11 12 का एनसीईआरटी फॉलो करें। बस बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी का लाइन वाइज लाइन नहीं फॉलो करते हैं, और जस्ट वो इधर उधर के शॉर्टकट तरीके अपनाकर वो पास करना चाहते हैं। तो मैं रेफरेंस दूंगा कि आप 9th 10th का एनसीईआरटी का बुक फॉलो करें, और मैं प्रिसाइजली बोल रहा हूँ लाइन टू लाइन फॉलो करें, एक एक एग्जाम्पल को फॉलो करें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से ही आते हैं। और बाद में यदि आपको नहीं समझ में आया तो मेरा पहले से कि कुछ बेसिक्स रिसोर्स रखना है, बाकी रिसर्च वर्क पे ध्यान देना है। यदि आपको एनसीईआरटी की लाइन से नहीं समझ में आ रही है तो यू गूगल इट एंड राइट इट डाउन। तो और एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है, मतलब जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अरिथमेटिक, जो मैथमेटिक्स कर लो एक लेमन टर्म है, और रीजनिंग की बात करें तो उसका क्या अप्रोच होना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग जैसे जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के होते हैं उनको डिफिकल्टी होता है साइंस में और इस मैथ वाले सब्जेक्ट में, तो उनके लिए क्या रिसोर्स यूज करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए? क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन जो होता है आप मैथ से भी आता है, मैथ इन द सेंस कि अरिथमेटिक बेसिक टाइप का, जो आप जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज, परसेंटेज, इस तरीके से होता है। इस पर आप एक यही जो है कि जीएस पेपर में आपको सीडीएस से अलग सीएपीएफ बनाता है, क्योंकि इस एग्जाम में मैथ्स और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट 25। पिछली बार रीजनिंग्स के भी आए थे, इस बार केवल सारे क्वेश्चंस मैथ्स से ही थे। तो जो साइंस बैकग्राउंड से तो उनके लिए आई थिंक कि इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। यू जस्ट गो टू प्रीवियस क्वेश्चंस, सॉल्व इट, 5 साल या 7 साल के क्वेश्चंस बनाए, उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, और इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। और नॉन साइंस बैकग्राउंड से जो हैं उनके लिए आई सजेस्ट कि RS अग्रवाल की बुक आती है, यू डोंट गो फॉर जो बैंक वैंक वाली आती है उसके लिए नहीं जाएं, वो काफ़ी लेंथी बुक है, वो काफ़ी हेक्टिक है। यू जस्ट गो फॉर सिंपल एक RS शर्मा की बुक आती है, वो आप फॉलो करें। आई सजेस्ट कि आप उसके एग्जाम्पल्स वाले पोर्शंस भी करके जाएंगे तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप सारे क्वेश्चंस कर आएंगे। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि सबसे पहले जो आपको रेफरेंस लेना है, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर का रेफरेंस लेना है। जरूर प्रीवियस ईयर्स आपका फ्रेमवर्क, सोचने का तरीका बदल देते हैं। आप यदि कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन यदि आप प्रीवियस ईयर, और मैं जस्ट ये नहीं बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर्स का आप केवल जस्ट एक बार देके सॉल्व करें, खत्म। प्रीवियस ईयर्स उठाएं, आप खुद रिसर्च करें कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहा है, क्या आजकल ट्रेंड चल रहा है। तो जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको अल्टीमेटली बुक्स ही आपको बोलेगी दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आ चुका है, तो इसमें आपको हेल्प बहुत मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि वो एक इंसाइट देता है आपको कि आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी क्या होता है, हम फ्लो में जो हमें अच्छा लगता है हम पढ़ते रह जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, और हमें जो पसंद नहीं है, हो सकता है वो इंपॉर्टेंट हो, हम उसे छोड़ देते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स में बोलो, प्रीवियस ईयर्स विथ डिटेल्स इन रिसर्च, क्योंकि जब आप खुद बुक्स पढ़ेंगे तो आपको बुक्स ही खुद बोलेगी। ऐसे एज आई फील कि मैं जब बुक्स पढ़ता हूँ तो वो खुद बोलती है, मैं इसे ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको बहुत ध्यान से अंडरलाइन करता हूँ, नोट डाउन करता हूँ, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर्स को अच्छे से रिसर्च करके आता हूँ।
प्रीवियस ईयर का रिसर्च करने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप कोई क्वेश्चन को देखते हो तो उसका एक आपने सपोज करो आंसर आपका सही भी हो गया, जस्ट डोंट गो फॉर आंसर, आप उसके पूरे बैकग्राउंड में फिर उसका क्या जो ऑप्शन है उसको भी देखो, क्योंकि हो सकता है वो ऑप्शन कभी क्वेश्चन बन जाए, मतलब या एलिमिनेशन में आपको हेल्प करे। तो आपको थॉरो नॉलेज होना चाहिए। एक रिसर्च जैसे इन्होंने बोला कि रिसर्च आपको करना है उस क्वेश्चन के ऊपर, उस क्वेश्चन जो टॉपिक कवर किया है उस टॉपिक का आपका पूरा नॉलेज होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं कि आपने सॉल्व कर दिया तो आपका काम हो गया, ये चीज़ नहीं करना आपको। तो फिर बात करते हैं कि जैसे एक और चीज़ जो काफी मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि रिसर्च यदि आपको नहीं करना है गूगल, तो उसके लिए बेस्ट एक घटना चक्र की बुक आती है। घटना चक्र की ये बुक है, इसमें बहुत डिटेल्स में सारे प्रीवियस ईयर्स का बेसिक, जस्ट केवल एक ही एग्जाम का नहीं, सारे एग्जाम्स के इसमें प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस हैं। और इसमें जो मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ, इसमें आपको सारे रिसर्च के हर एक क्वेश्चंस के नीचे बहुत सारे एक एक पैराग्राफ में डिटेल्स में रिसर्च वर्क करके दिया गया है। तो आई सजेस्ट कि आप, क्योंकि मुझे तो बहुत घटना चक्र हेल्प किया, और ये बेसिकली आपको एक एग्ज़ाम के लिए नहीं, आपको अपने स्टेट पीसीएस के लिए भी दे रहे हैं, तो घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र में बहुत अच्छे से रिसर्च करके सारे आंसर्स लिखे हुए हैं रिसर्च करके, तो वो बहुत हेल्पफुल आपको होगा। और एक चीज़ ये भी मानना है मेरा कि जैसे अगर आप अग्री करते हो तो कि जैसे अगर आप सीएपीएफ के एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो या सीडीएस एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो, तो सिर्फ उसी एग्जाम का प्रीवियस ईयर आपको नहीं देखना है। आपको एक सिमिलर एग्जाम, जैसे अगर आप सीएपीएफ का कर रहे हो तो आपको प्रीलिम्स का भी देख के जाना कि क्या है, क्योंकि जो सिलेबस है ना वो सिमिलर है, डिफिकल्टी लेवल में वेरी कर सकता है, लेकिन सीडीएस और सीएपीएफ का तो ऑलमोस्ट सेम ही है, 90% मैं कहूँगा सेम है। तो यूपीएससी का जो भी एग्जाम है ना, उसका जो प्रीलिम्स का जैसे बात करूँ, प्रीलिम्स की बात करूँ तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर आपको देख के जाना है, और घबराना नहीं अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो, लेकिन आपको ट्राई करना ताकि आपको एक डिफिकल्टी लेवल का भी अंदाजा लगे। तो उस केस में मतलब ये कैसा अप्रोच है, आप इस पर बात कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आप जैसा बोल रहे हैं कि केवल एक एग्जाम्स का नहीं, आप और सारे एग्जाम्स की भी क्वेश्चंस पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप यदि यूपीएससी में जाने तो कमीशंस में बैठने वाले लोग सारे एक ही माइंडसेट के होते हैं, सेलेक्ट करने जो कमीशंस में बुलाया जाता है उनको एक ही माइंडसेट वाले रहते हैं, और आप हर एक दूसरे एग्ज़ाम से आप एक लेसन्स ड्रॉ कर सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैं बोला कि घटना चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे स्टेट पीसीएस से लेके यूपीएससी तक के एग्जाम्स इसमें दिए हुए हैं। और यदि आपको बाईपास करना है स्टेट पीसीएस का एग्जाम, तो आप दृष्टि का एक प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस बैंक आता है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज, ये मेरे पीछे दिख रहा हुआ है, या एक दिशा पब्लिकेशंस की भी बुक आती है, उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चंस हैं और विथ रिसर्च हैं। तो आपको वेरी मच, ये आपको खुद फील होगा, ऐसे बताने से कुछ तो नहीं होगा, जब आप करेंगे और आपके उसके बाद आप पढ़ाई करेंगे तो ये आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे जो लास्ट एस्पेक्ट पे आते हैं करंट अफेयर्स, इस पे काफ़ी लोगों का होता है कि न्यूज़पेपर फॉलो करें, मंथली मैगजीन फॉलो करें, डेली यूट्यूब पे देख लें, मतलब काफ़ी डिफरेंट अप्रोच होता है स्टूडेंट्स का। तो आपका क्या अप्रोच रहा, आप उस पर बात करें। करंट अफेयर्स का मेरा सिंपल अप्रोच है कि करंट अफेयर्स में नो शॉर्टकट्स। करंट अफेयर्स आप जस्ट करंट अफेयर्स के लिए नहीं पढ़े कि ये करंट अफेयर्स एक सब्जेक्ट है। करंट अफेयर्स आपके हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है, पॉलिटी से, इन्वायरमेंट से, आपका हिस्ट्री से, बिकॉज जो आजकल करंट सिनारियो में रिवॉल्व कर रहा है उसी से क्वेश्चंस आते हैं, उसी से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जस्ट वो करंट अफेयर्स से नहीं आएंगे, उसके स्टैटिक्स पार्ट से आएंगे। तो वो आपको हमेशा रिमाइंड कराते रहता है कि क्या इंपॉर्टेंट है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि जो मंथली और ईयरली जो करंट अफेयर्स आते हैं उसको आप प्लीज़ फॉलो नहीं करें, वो बिकॉज एक बार पढ़ने से आपके दिमाग में नहीं रहने वाला है। आप इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि न्यूज़पेपर डेली मस्ट, न्यूज़पेपर इज़ मस्ट। और रीज़न इज़ दैट कि आप जब डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो एक ही टॉपिक बार बार वो न्यूज़ में कम से कम एक सप्ताह तक तो रहती है। तो इससे आप समझिए कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप पढ़ने के साथ साथ रिवाइज भी कर रहे हैं। और न्यूज़पेपर इज़ बेस्ट, आई रदर रेफर इंडियन एक्सप्रेस, और प्रिसाइजली उसके जो एक्सप्लेन्ड पेज हैं उसको तो आप ज़रूर पढ़ें और अच्छे तरीके से नोट डाउन करें। और आप इसके बाद आई सजेस्ट कि विजन आईएएस का मैगजीन, वो काफ़ी आपको हेल्पफुल करेगा। मतलब लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आप मैगजीन रेफर कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट मिनट में पूरे साल का न्यूज़पेपर पढ़ना डिफिकल्ट है। मैं बस कि हाउ टू मीन्स की रिकॉल कि आप रिमेंबर, तो जस्ट उसको पढ़ने से तो आप नहीं रिमेंबर कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर आपको डेली रिवाइज करने में हेल्प करेगा, क्योंकि एक ही टॉपिक्स बहुत बार आते हैं, आज नहीं अगले साल, वो आपको पता होगा कि न्यूज़ में वो सर्कुलेट होते रहता है, तो आपको बहुत सारे एंगल उसमें मिलेंगे यदि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो। हाँ, तो ये था मतलब जैसे, और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी रिसोर्सेज की बात यहाँ पे की गई है, या जो भी हम दोनों का ओपिनियन रहा है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए 100% वो अप्लीकेबल हो।
हो सकता है जो आप रिसोर्स पहले से यूज़ कर रहे हैं तो आप उस पर अगर आप कंफर्टेबल हो, आपको रिजल्ट दे रहा है तो आप उस पर स्टिक रहो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हर जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है स्टूडेंट, तो उनका एक अपना स्ट्रेटजी होता है, हर का वेरी करता है। अगर 100 लोग पास कर रहे हैं तो 100 लोगों का डिफरेंट स्ट्रेटजी रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये बिल्कुल लक्ष्मण रेखा की तरह मान लेना है, लेकिन आपको अगर अच्छा लगता है इसमें कुछ चीज़, जैसे आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा इस इतना मतलब कन्वर्सेशन सुन के हमारा, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू प्रशांत। थैंक यू। और इसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कुछ भी रिलेटेड हो, CDS से रिलेटेड हो, CAPF से रिलेटेड हो, या फिर हमारा जो चैनल है बेसिकली वो लॉ के लिए है, जो DUL LLB के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो आप ऑफकोर्स वहाँ पे हमारा काफ़ी मतलब मैं वीडियो डालते रहता हूँ, तो आप उनसे भी रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड अ नाइस डे।